भारतीय उच्चायोग के बाहर हिंसा के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आज तक कुछ सूत्रों ने बताया है कि ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में भारतीय उच्चायोग पर हमले के पीछे खालिस्तानी संगठन का प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू है। यही वजह है कि एनआईए और आईबी ने पन्नू के खिलाफ सबूतों के डॉसियर तैयार किए हैं। एनआईए की टीम यूके, यूएस और कनाडा की जांच एजेंसी से अब संपर्क करेगी। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम डॉसियर के साथ ही अगले महीने तीनों देश जा सकती है और जांच एजेंसी एनआईए की लंदन स्थित उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन करने वाले 19 संदिग्धों की पहचान भी उन्होंने की है, जो कि इस प्रदर्शन में, इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। जांच एजेंसी ने मई में 45 लोगों की तस्वीरें और 5 वीडियोस जारी किए थे और उन्हीं में से 19 की पहचान हुई है। अब उन सभी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी करने की तैयारियां हैं। एक और बड़ी खबर राजस्थान के भरतपुर से, जहां पर सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। दरअसल बताया जा रहा है कि यात्रियों से भरी हुई बस में ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी और बस गुजरात से मथुरा की तरफ जा रही थी और यह हादसा जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर हुआ है। अभी इस हादसे में 11 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। हादसे के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे पर ट्रक ने इस बस को टक्कर मार दी और पीछे से टक्कर मारी, यानी कि ट्रक भी तेज रफ्तार में रहा होगा, बस भी रफ्तार में थी ही और 11 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि बस यात्रियों से भरी हुई थी और ये बस गुजरात से रवाना हुई थी। मथुरा इस बस को पहुंचना था और जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर ये बस थी। इसी बीच में एक ट्रक पीछे से आता है और इस बस को टक्कर मार देता है और उसके बाद से बस के परखच्चे उड़ गए। अब बात मौसम की। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है और इस वजह से जम्मू राजौरी हाईवे पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुए। इस खतरे की वजह से सैकड़ों लोग फंस गए। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लगी है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पिछले 2 दिन से भारी वर्षा हो रही है, जिसके कारण कई सड़कों पर भूस्खलन हुआ है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू राजौरी राजमार्ग पर और यहां पर भी कुछ घंटे पहले भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो बाधित हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजमार्ग पर मलबा जमा हो गया है, जो पहाड़ों से मलबा गिरा है और उसके कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी भी धंस गई है मलबे में। और इस समय प्रशासन ने यहाँ पर जेसीबी मशीन्स लगाई हैं और मलबे को यहाँ पर साफ करने का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों को काफी समस्या उठानी पड़ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये काफी व्यस्त राजमार्ग रहता है और अभी भी यहाँ हम देख सकते हैं कि गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, लोगों को काफी समस्याएं उठानी पड़ रही है और मलबा काफी यहाँ पर जमा हो गया है राजमार्ग पर, क्योंकि पिछले 2 दिनों से काफी वर्षा हो रही है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में। चूंकि राजौरी जिला जो है पहाड़ी क्षेत्र है, आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊंची पहाड़ियां हैं, जिसके कारण यहाँ पर बारिश से जो है भूस्खलन हुआ है। भारी भरकम पत्थर जो हैं वो भी पहाड़ों से गिरे हैं और इसके कारण यहाँ पर यातायात जो है बंद हो गया है। और हम आपको बता दें कि कल भी अगर हम देखें तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर काफी बड़े पत्थर गिरे थे और भूस्खलन हुआ था, जिसके कारण 4 लोगों की मौत हो गई रामबन जिले में। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जम्मू राजौरी राजमार्ग पर भी यहाँ पर भूस्खलन हुआ है, मलबा गिरा है और आप देख सकते हैं कि मलबा का जो ये है एक पहाड़ जैसा है और ये कभी भी किसी समय गिर सकता है, क्योंकि लगातार यहाँ पर वर्षा हो रही है और इस वर्षा के कारण यहाँ पर जनजीवन जो है एक तरह से अस्त व्यस्त हुआ है इस राजमार्ग पर और जो यातायात है वो पूरी तरह से बाधित हुआ है। ये काफी व्यस्त राजमार्ग रहता है, लेकिन पिछले कई घंटों से यहाँ पर यातायात बंद है। हम भी यहाँ पर कई समय से यहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं जहाँ पर एक मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच, लेकिन यातायात यहाँ पर राजमार्ग पर बंद है। हम आपको यहाँ तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गाड़ी जो है मलबे में धंसी हुई है। फिलहाल प्रशासन ने जेसीबी मशीन्स लगाई है और मलबे को यहाँ पर हटाया जा रहा है और प्रशासन का यही कहना है कि यहाँ पर यातायात की जो आवाजाही है वो जल्दी बहाल कर दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू राजौरी राजमार्ग, चौकी चौरा, आज तक। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन इंडिया के 14 सदस्यीय समन्वय समिति की आज पहली बैठक हो रही। इस बैठक में
एनडीए के खिलाफ रणनीति के नजरिए से इसे बहुत अहम माना जा रहा है और बैठक में दिल्ली में एनसीपी चीफ शरद पवार के घर पर शाम को 4 बजे मीटिंग होगी। इस बैठक का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह माना जा रहा है कि इसी बैठक में घटक दलों के बीच में सीट बंटवारे पर चर्चा होनी है और इसके अलावा एनडीए और मोदी सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है यह भी इस बैठक में तय किया जाना है। चर्चा इस बात पर भी होगी कि क्या गठबंधन इंडिया को लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों में साथ मिलकर लड़ना चाहिए या फिर नहीं। गठबंधन इंडिया का नाता चाहे अनचाहे संकट से टूटता नहीं दिख रहा है। दरअसल गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति की बैठक में ममता के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी आज शामिल नहीं हो पाएंगे। शिक्षा भर्ती घोटाले केस में ईडी ने आज अभिषेक बनर्जी को समन जारी किया है। 11 बजे कोलकाता कार्यालय में तलब किया है। सीएम ममता बनर्जी स्पेन और दुबई के दौरे पर है और टीएमसी ने यह साफ किया है कि वो किसी और को अभिषेक की जगह पर गठबंधन इंडिया की बैठक में नहीं भेजेगा। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी आज दिल्ली में शरद पवार के घर पर हो रही बैठक में नहीं पहुंचेंगे। बताया यह जा रहा है कि वो बीमार हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने पवार के घर पर होने वाली बैठक से पहले ही हरियाणा में अपने दम पर अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी आज पंजाब में 2024 के लोकसभा चुनावों का बिगुल फूंकेगी। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज 3 दिवसीय दौरे पर पंजाब जाएंगे। केजरीवाल अमृतसर में एक रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही वो अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और मोहाली में टाउन हॉल बैठकों को संबोधित भी करेंगे। अमृतसर में केजरीवाल पंजाब के पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन करेंगे। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में 117 ऐसे स्कूल खोलेगी। गठबंधन इंडिया में शामिल होने के बावजूद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में दिल्ली और पंजाब में खींचतान जारी है। प्रदेश नेतृत्व दोनों दलों में गठबंधन को फिलहाल राजी नहीं दिखता है। आज दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। शाम को 5 बजे ये मीटिंग होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। इस बैठक में 2024 के चुनावों और विधानसभा चुनावों की रणनीति तैयार की जा सकती है। उसी तैयारी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में इसी साल चुनावी रणभेरी बचने वाली है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आज पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू के हाउस कस्टडी से जुड़ी हुई याचिका पर सुनवाई करनी है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तारी के बाद विजयवाड़ा के लोकल कोर्ट में हाउस कस्टडी से जुड़ी हुई एक याचिका दाखिल की थी, लेकिन स्थानीय अदालत ने इसे खारिज कर दिया था। बाद में नायडू ने हाईकोर्ट का रुख किया था। अब हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए आंध्र प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। चंद्रबाबू नायडू फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में राजा महेंद्रवरम सेंट्रल जेल में बंद है। तमिलनाडु में सनातन को लेकर छिड़े संग्राम के बीच में बीजेपी अध्यक्ष ने अन्नामलाई ने सीएम स्टालिन के मंत्री बेटे उदयनिधि और थिरुशेखर बाबू को 12वीं कक्षा में पढ़ाई करने की सलाह दी कि एक बार फिर से 12वीं पढ़ें। दरअसल तमिलनाडु बीजेपी ने राज्य में 12वीं की कक्षा में पढ़ाई जा रही एक पाठ्य पुस्तक जारी की, जिसमें यह कहा गया कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक ही है। साथ ही सनातन धर्म को शाश्वत और सदाचारी भी बताया, जबकि उदयनिधि और शेखर बाबू ने हिंदू और सनातन धर्म को अलग अलग बताया था। अब अन्नामलाई ने दोनों को यह सलाह दी है कि वो प्रबुद्ध होने के लिए पहले 12वीं की कक्षा में दाखिला लें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मध्य प्रदेश जाएंगे। सीएम योगी दोपहर में 12 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से उज्जैन रवाना हो जाएंगे। उज्जैन में मुख्यमंत्री योगी महाकालेश्वर मंदिर में जाएंगे और महाकाल का दर्शन पूजन करेंगे। बाद में वो इंदौर लौट जाएंगे, जहां पर राजबाड़ा स्थित अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। फिर वो नाथ संप्रदाय के प्रमुख स्थान भर्तृहरि भी जाएंगे, उस गुफा में जाएंगे और वहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। नाथ मंदिर कार्यक्रम के बाद सीएम योगी करीब 3:30 बजे छत्रपति शिवाजी से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और शाम 5 बजे उत्तर प्रदेश उनकी वापसी होगी। समाजवादी पार्टी को भी लगता है कि जल्द ही हो सकते हैं लोकसभा के चुनाव। विशेष संसद सत्र बुलाने का उठाया मुद्दा। सांसद एसटी हसन ने राम मंदिर के उद्घाटन पर छेड़ा नया राग। कहा कि पीएम या संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी शख्स ना करे राम मंदिर का उद्घाटन, बल्कि कोई साधु संत करे। बीजेपी पर राम के राजनीतिकरण का आरोप लगाया। देखिए, हमने भी सुना है कि प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि ये धार्मिक काम है और ये साधु संत और बड़े बड़े जो इनके पुजारी होते हैं मंदिरों के, ये वो तय करें कि उनके ही बीच में से जो सबसे बड़े महंत हैं वो उद्घाटन करते तो ज़्यादा अच्छा लगता, न कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक इंसान उसका उद्घाटन करे। क्योंकि इन्होंने हमेशा रामचंद्र जी को
राजनीतिकरण करा है और उसी से ये पार्टी आगे बढ़ी है। तो अब ये राम मंदिर पे भी सियासत करेंगे और उद्घाटन करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कल हिमाचल के मंडी पहुंची। प्रियंका ने मंडी में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मौजूद रहे। इस दौरान प्रियंका ने कई पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें क्षति की हर संभव भरपाई का भरोसा दिया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कांग्रेस हिमाचल वासियों के हर सुख दुख में उनके साथ है, लेकिन राज्य सरकार की अपनी सीमाएं हैं, लिहाजा केंद्र आगे बढ़कर मदद करे और हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। हमारी प्रदेश सरकार करने की कोशिश कर रही है, वो तो पूरी है। और जैसे कहा सुक्खू जी ने, कुछ भी हो गया हो, घर टूटा हो, दरार आई हो, जानवर मर गया है या कोई परिवार का सदस्य गुजर गया हो, उसकी मदद आपको मिलेगी। लेकिन कई ऐसे खर्चे हैं, जैसे इतनी बड़ी जो नेशनल हाईवे है, इसको बनाने का काम ये तो केंद्र सरकार ही कर सकती है। तो ऐसे कई चीजें हैं जो सिर्फ वो कर सकते हैं। तो उनसे अपील है कि वो राष्ट्रीय आपदा घोषित करें ताकि आपको और मदद मिले। और बाकी हम सब आपके साथ ही हैं, आपके सुख में साथ हैं, दुख में साथ हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज एबीवीपी अपनी मांगों को लेकर रैली निकालेगी। एबीवीपी ने इसे छात्र गर्जना रैली नाम दिया है। एबीवीपी की मांग है कि मेट्रो रियायती पास का प्रावधान किया जाए, हर कॉलेज में सैनिटरी पैड का बंदोबस्त हो, खेल सुविधाओं में सुधार किया जाए, साथ ही नए छात्रावासों का निर्माण किया जाए और कैंपस में बुनियादी विकास के ढांचे पर जोर दिया जाए। राजस्थान में आज और कल पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल का ऐलान किया। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। राजस्थान में इस वक्त सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। पेट्रोल पंप संचालक राज्य सरकार से इस पर वैट घटाने की मांग कर रहे हैं। नतीजा नहीं निकलता देख पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल का ऐलान किया और यह खबर फैलते ही रात भर में पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ लगे पेट्रोल भरवाने के लिए, क्योंकि दिन भर उनको पेट्रोल डीजल नहीं मिलता, इसलिए लंबी लंबी कतार रात के समय देखने को मिली। बिहार के जमुई जिले में चकाई में स्कूली बच्चों का अनोखा प्रोटेस्ट देखने को मिला। स्कूल की इमारत के निर्माण के लिए छात्रों ने सड़क पर ही पाठशाला लगा ली। छात्र अपनी मांगों के लिए को लेकर पोस्टर्स लेकर आए थे। कुछ देर तक तो लोगों को यह माजरा समझ ही नहीं है और ये बच्चे चकाई को चंडीगढ़ बनाने का वादा करने वाली सरकार से बेहतर भविष्य की सुरक्षा की गुहार लगाते दिखे और खास तरह की तैयार की गई एक प्रार्थना का उन्होंने पाठ भी यहां पर किया। आप भी सुने मुख्यमंत्री बच्चों ने क्या गुहार लगाई। बात अब एशिया कप की। भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। कल भारत और श्रीलंका के बीच में सुपर 4 का मैच खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने श्रीलंका को पटखनी देकर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। हालांकि इस बार जीत का तमगा बल्लेबाजों को नहीं, गेंदबाजों के सिर पर बंधा है। स्पिनर कुलदीप यादव ने एक बार फिर से अपने चयन को सही साबित किया। कुलदीप ने पहले पाकिस्तान के खिलाफ पंजाब को लेने 5 विकेट झटके थे और अब श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट झटके। 9 ओवर में 3 गेंदों में महज 43 रन देकर कुलदीप यादव 9 ओवर 3 गेंदों में महज 43 रन देकर कुलदीप यादव ने 4 श्रीलंकाई बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर से एक रिदम में नजर आए। ऐसा लगा कि पाकिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा ने जहां अपनी पारी छोड़ी थी, मानो वहीं से अपनी पारी आगे बढ़ा रहे हैं। रोहित ने 48 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 53 रन बनाए और उनकी इस शानदार पारी का स्पिनर वेलालारे ने उन्हें बोल्ड करके किया। शुभमन गिल और विराट कोहली भी इस बार कुछ खास कर नहीं पाए। ईशान किशन और केएल राहुल जरूर कुछ देर तक क्रीज पर टिके रहे। ईशान ने 33 रन तो राहुल ने 39 रनों की पारी खेली, लेकिन श्रीलंका की धारदार स्पिन गेंदबाजी का आलम यह था कि पाकिस्तान के खिलाफ रनों का पहाड़ खड़ा करने वाली टीम इंडिया पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकी और 5 गेंद शेष रहते 213 रनों पर ढेर हो गए। हालांकि पिच बहुत मुश्किल थी, स्पिनर्स के मुताबिक कंडीशंस थी। श्रीलंका को 214 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन श्रीलंकाई टीम ने 41 ओवर 3 गेंद रहे 172 रन ही बना पाई और 41 रनों से यह मैच हार गई। भारत और श्रीलंका के बीच में खेला गया लो स्कोरिंग मुकाबला किस कदर कठिन था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जीत के बावजूद प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब श्रीलंकाई स्पिनर दुनित वेलालगे को मिला है। दुनित ने अपने 10 ओवर में महज 40 रन देकर 5 इंपॉर्टेंट विकेट झटके थे। दुनित का शिकार बनने वाले बल्लेबाजों में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या शामिल।
श्रीलंका पर जीत के साथ ही टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई और फाइनल की दूसरी टीम का चयन कल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में होने वाले मुकाबले से होगा। इस मैच के विजेता से ही 17 सितंबर को कोलंबो में खेले जाने वाले फाइनल मैच में भारत की टक्कर होगी। संभावना इस बात की भी है कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच में तीसरा मुकाबला हो सकता है, लेकिन श्रीलंका की टीम भी मजबूत है। तो अंक तालिका में फिलहाल 4 अंकों के साथ भारतीय टीम टॉप पर है। ये स्टैट्स है। भारत टीम टॉप पर है। सुपर 4 की चारों टीमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश अभी भी इन बाकी टीमों को एक मैच खेलने हैं। भारत का मुकाबला बांग्लादेश से है और अंक तालिका में बांग्लादेश के 0 अंक है, लिहाजा वो बाहर हो चुके हैं। मुकाबले की जीत हार से कोई फर्क फाइनल पर नहीं पड़ने वाला है। श्रीलंका और पाकिस्तान का जो मैच है वो सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों के 2-2 अंक हैं, लिहाजा जो भी जीतेगा वो फाइनल में पहुंचेगा और अगर ड्रॉ होता है तो फिर उसके बाद जो पॉइंट्स हैं उसे तय किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार को बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में बंद कर दिया। करीब आधे घंटे तक मंत्री कमरे में बंद रहे। बीजेपी कार्यकर्ता मंत्री से नाराज थे। उनका आरोप है कि मंत्री सिर्फ उन लोगों को पार्टी में पद दे रहे हैं जो उनके बेहद करीब हैं।